हेलो नमस्ते जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो चेकलिस्ट की सीरीज़ में ये है डॉक्यूमेंट नंबर 2। और डॉक्यूमेंट नंबर 2 है आपका वीज़ा एप्लीकेशन। तो मेरे पास में अभी फ़िलहाल 2 वीज़ा एप्लीकेशन है। और एक वीज़ा एप्लीकेशन ये मेरा है जो कि हार्ड कॉपी है मेरे पास में, और एक रिसेंटली ही एक मेरे एप्लीकेंट का है जो कि अभी का है, मतलब वो रिसेंट है, इस साल का ही है। वो मेरे फ़ोन में है। मैं इसकी डिटेल वगैरह जो भी है, एक मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपको। जो जो लगाने लायक होगा वो मैं लगा दूंगा। जो चेकलिस्ट में सेकंड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन, तो उस वीज़ा एप्लीकेशन को आपको कब भरना है और होता क्या है एक्चुअली में। तो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब आपको अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, देखिए वर्क परमिट आने के बाद में आप क्या करते हैं, आप उसको पहले वेरीफाई करते हैं। उसमें आपकी डिटेल्स वगैरह जाती है, जो आपकी वर्क परमिट का नंबर है, आपका मेल आईडी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सब फिल करने के बाद में आपका जो मेल आईडी आप देंगे, उस मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा जो कि अगले 48 आवर्स तक में वैलिड होता है। और आपको उस लिंक के द्वारा ये अप्रूव करना होता है कि आपका जो वर्क परमिट है वो आपने ही उसको अप्रूव कर दिया है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ही पास में है। देन उसके बाद में आपको एक लिंक मिलता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और वो जो आप उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन को, वही इन्फॉर्मेशन आपकी एक जो है, मतलब आपकी जो है फाइनल मानी जाएगी। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो आप जब भी अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसको बहुत अच्छे से आप चेक करें, 2 बार 4 बार आप उसको चेक कर लें, एक एक इन्फॉर्मेशन आपने उसमें फिल की है या नहीं की है। क्योंकि होता है ऐसा, कई बार मुझसे भी होता है, जब मैं किसी और का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता हूँ तो मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो मुझे भी 2 बार 4 बार चेक करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग भी उसका ध्यान रखें। और यदि आपसे नहीं आता है तो फिर जो एक्सपर्ट है, जिन लोगों को ये चीज़ आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है टाइम का भी होता है, मतलब इसमें जो है लिमिटेड टाइम आपको मिलता है, कुछ ही मिनट आपको मिलते हैं पूरा फॉर्म आपको फिल करने के लिए। और कई बार इस फॉर्म में कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है, तो हर एक एक वर्ड या मतलब हर एक कॉलम आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है। तो चलिए मैं और इसको लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। तो जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपको आपके पासपोर्ट से, आपको अपना पासपोर्ट हमेशा पास में रखना है, पासपोर्ट से, आपके आधार कार्ड से, और जो आपका वर्क परमिट आया है उस वर्क परमिट से ही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में तो आपका नाम है, नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री, आपका मैरिटल स्टेटस, देन आपका टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा। देन हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट नंबर होगा। देन आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है और वो कब तक वैलिड है। देन उसके बाद में आएगा एप्लीकेंट होम एड्रेस, जो कि उसी में कॉलम नंबर 17 होता है। तो 18 नंबर पे आता है रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दी कंट्री ऑफ करेंट नेशनलिटी। इट मीन्स जैसे कि मैं इंडियन हूँ, तो मैं क्या इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में रह रहा हूँ। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी अभी गल्फ में है या साउथ ईस्ट एशिया की किसी कंट्री में। तो आपको उस कंट्री का नाम वहाँ पे मेंशन करना है, यस करना है। ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपकी आईडी पूछेगा, तो आप वहाँ पे अपनी आईडी लिख सकते हैं। और उसमें आपका जो परमिट है या जो आपकी आईडी आपको इशू हुई है, तो वो कब से कब तक वैलिड है वो भी आपको इसमें लिखनी होगी। देन उसके बाद में 19 नंबर है करेंट ऑक्यूपेशन। देन उसमें तो मैंने लिखा था नो ऑक्यूपेशन, लेकिन पिछले 4-5 सालों में चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो गई। तो आपको, यदि आप देखिए कि जो आपका वर्क परमिट है उसमें जो आपकी पोजीशन है वो किस से मैच हो रही है। इसमें हालांकि एग्जैक्टली आपके जो वर्क है उसका तो नाम नहीं आएगा, एक उसमें कैटेगरी का नाम आएगा। तो उसमें जैसे आप लिखेंगे कि ब्लू कॉलर वर्कर या मैन्युअली वर्कर, या फिर आप लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो आप उस टाइप से उसमें आपका ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं आपके वर्क परमिट के अकॉर्डिंग। और आपके पास में जिस फील्ड का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको ये ध्यान रखना है कि उसी फील्ड से रिलेटेड ही ऑक्यूपेशन आपको चूज़ करना है। देन उसके बाद में है पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 में आता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका करंट एम्प्लॉयर है, इट मीन्स आप जिस कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस लगाने वाले हैं उसका डिटेल आपको उसमें फिल करना होगा। और देन उसके बाद में आएगा 21 पॉइंट। ये बोलता है कि मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, आपका मेन पर्पस क्या है पोलैंड में जाने का। तो उसमें आप लिखेंगे अदर, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसमें चूज़ करना है अदर। अदर के बाद में फिर एक ऑप्शन आएगा कि मतलब आपको स्पेसिफाई करना होगा। देन आप उसमें या तो वर्क या फिर एम्प्लॉयमेंट, आपको जो इच्छा हो आप वो लिख सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है वीज़ा एप्लीकेशन। जब ये प्रिंट होकर के आएगा, मतलब जब आप पूरा फिल कर लेंगे और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसका आप जो प्रिंट आपको निकालना होगा। और उस प्रिंट पे जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर लिखे होंगे आपको वहाँ पे साइन करके उसको लेकर के जाना होगा। अच्छा देखिए, पहले क्या होता था कि पहले अपॉइंटमेंट का सिस्टम थोड़ा दूसरा था।
तो ये है उसका लास्ट पेज, ठीक है। तो लास्ट पेज में सिर्फ और सिर्फ मुझे बारकोड आता था, लेकिन अभी जो अपडेट होकर के आया है इस साल जो अभी आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो आपका लास्ट पेज है उसमें आपकी अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल होती है। ये है आपका लास्ट पेज। तो उसमें अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल होती है, क्योंकि वो एम्बेसी से आपको मिल रहा है अपॉइंटमेंट, तो एम्बेसी उसमें पूरा डिटेल वगैरह पूरा सब कुछ मेंशन करके ही देती है। पहले क्या था कि वीएफएस के थ्रू मिलता था, तो उसके लिए फिर आपको एक अलग मतलब फिर वो वीएफएस के थ्रू आपको आता था आपके अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन, तो वो एक अलग जो है पेज होता था। देन नेक्स्ट आप उसमें आएंगे कि मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन। इट मीन्स आप अपने कंट्री से फर्स्ट यूरोप की किस कंट्री में आप लैंड होंगे या आप किस कंट्री में जाएंगे, तो आपको हमेशा पोलैंड ही चूज़ करना है। ये नहीं कि आपको जो पोलैंड का वीज़ा मिल गया है और जो कि आपको शेंगन वीज़ा मिला है तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो पोलैंड में ही होगी, ठीक है। अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर आपको वहाँ से वापस भी भेज सकते हैं। आपको पोलैंड का वीज़ा लगा है तो आपको सबसे पहले पोलैंड में ही लैंड होना है। आप यदि डायरेक्ट आप सोचिए कि मैं जर्मनी जाता हूँ, देन वहाँ से बाय रोड या बाय ट्रेन जाऊँगा, या मेरा वहाँ पे फ्रेंड है, थोड़ा हम वहाँ पे रुकेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, देन हम जाएंगे, तो फिर आप को वहाँ से वापस भी भेजा जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बता दिया पोलैंड, और नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, तो ये 24 नंबर पे आता है। तो इसमें ऑप्शंस है सिंगल एंट्री, 2 एंट्रीज और मल्टीपल एंट्रीज। इट मीन्स आपको पोलैंड में जो वीज़ा आपको लेना है, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिंगल एंट्री का वीज़ा चाहिए या मल्टीपल एंट्री का। तो ऑफ कोर्स हम सभी को मल्टीपल एंट्रीज़ का ही वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन हमको लिखना है वहाँ पे सिंगल एंट्री। ये आप देख सकते हैं मैंने उसमें सिंगल एंट्री ही लिखा हुआ है। आपको भले डबल का चाहिए है लेकिन हमको लिखना है सिंगल। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको मल्टीपल एंट्री का वीज़ा देते हैं या सिंगल एंट्री का। मेरे केस में मुझे मल्टीपल एंट्री का वीज़ा मिला हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद में 26 में आता है शेंगन और नेशनल वीज़ा इशू ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर। मतलब आपको पिछले 5 साल में किसी और शेंगन का वीज़ा मिला हुआ है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। यदि मिला हो तो आप लिख सकते हैं यस। देन कहीं पे आपने फिंगरप्रिंट दिए हैं किसी शेंगन मेंबर स्टेट में, आपने दिए हैं तो यस, नहीं दिए हैं तो नो। देन उसके बाद में आएगा आप कब जो है पोलैंड में आप जाना चाहते हैं। तो देखिए मैंने हालांकि इसमें तो मैंने डेट लिखा हुआ है अपना 365 डेज़ के हिसाब से मैंने जो है डेट पूरा कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, लेकिन आपको अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यदि आप 1 अप्रैल को ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप हमेशा 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन लेकर के चले। तो आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको 1 जुलाई से आपको लिखना है कि मुझे 1 जुलाई को पोलैंड में एंटर होना है, 1 जुलाई 2026 को एंटर होना है, और मैं 30 जून 2027 को पोलैंड छोड़ दूंगा। तो ये ऐसा आपको उसमें डेट लिखना है, जो कि हमने भी लिखा था। तो आप देखिए ये एग्जैक्ट आपको 1 साल देखेगा। देखिए ये डेट से लेकर के ये डेट आप देखिए, पॉज करके आप देख सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट 1 साल का डेट लिखा हुआ है एंट्री का और एग्जिट का। देन उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है कि जो आपकी कंपनी है या जो आपका एम्प्लॉयर है पोलैंड में, उसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो देखिए इसमें है आपको पॉइंट नंबर 31 एंड पॉइंट नंबर 32। ये बहुत ही क्रूशियल है। यदि आप खुद से फिल कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है। एक छोटी सी माइनर मिस्टेक भी आपके रिजेक्शन का रीज़न हो सकती है। यही होगा वो तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी सावधानी इसमें रखनी होती है। तो इसमें है आपका सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन, ओके, इन्वाइटिंग पर्सन। एंड देन इसमें आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है 32, उसमें है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको 32 का फिल करना है। यदि आपने 32 का फिल किया है तो 31 आप फिल नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप 31 का फिल करेंगे तो 32 ब्लॉक हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि या तो कोई आपको पर्सन इनवाइट कर सकता है या तो कोई आपको कंपनी इनवाइट कर सकती है इस वीज़ा के थ्रू, मतलब जो नेशनल डी टाइप वीज़ा होगा, वर्क वीज़ा होगा उस पर। इसमें आप चाहे तो 31 भी चूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो 32 भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक को ही चूज़ करना होगा। बट जो मेरा आपको प्रेफरेंस होगा कि आप इसमें 32 को आपको चूज़ करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको कोई कंपनी ही बुला रही है, कोई आपको पर्सन कोई इंडिविजुअल आपको वहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहा है, आपको कंपनी वहाँ बुला रही है, कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है। तो आपको इसमें कंपनी चूज़ करना है और कंपनी का जो भी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ओके, कंपनी का मेल आईडी क्या है, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब कुछ आपको इसमें फिल करने हैं। देन उसके बाद में आएगा 33 में आएगा कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड बाय। तो इट मीन्स कि आप जब तक पोलैंड में रहेंगे तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 33। तो उसमें आपको लिखना है बाय द एप्लीकेंट इटसेल्फ। आप अपने स्वयं
जिम्मेदार होंगे आपके वहन के लिए, ठीक है, मतलब जो भी होगा वहाँ पे खर्चा वर्चा उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। और मीन्स ऑफ सपोर्ट मतलब किस तरह, ठीक है, आप अपने आप को किस तरह सपोर्ट करेंगे, तो आपको ऑप्शन में डालना है कैश। देन उसके बाद में एक ऑप्शन है कि क्रेडिट कार्ड, आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो ये दो ऑप्शन आप उसमें टिक कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन है, और क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका स्टेप होता है वो यही होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके अलावा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मुझे लगा कि आपको एक एक पॉइंट को समझाना चाहिए। यदि आप खुद से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और अदरवाइज़ आप यदि आपको नहीं आता है या आपको नहीं करना है या आपके पास में समय नहीं है, तो आप किसी जानकार व्यक्ति, किसी एजेंट, एजेंसी या हमारे जैसे जो हैं यूट्यूबर्स, उनसे आप ये काम करवा सकते हैं। यदि आप करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप देख लेंगे तो एक तरह से आपको भी इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगी, कुछ नुकसान तो है नहीं आपका उसमें, है ना। और मुझे भी कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत डॉलर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इसमें बाकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, वो जो ईयू सिटीजन्स हैं अदर कंट्री के, उनके लिए है। ये फॉर्म जब आप प्रिंट करेंगे, ये फॉर्म हमें पहले क्या होता था, हमें जब हमने अप्लाई किया तो हमें उस समय ही इसको प्रिंट कर लेना होता था। लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आप अगर चाहें तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़लेस होगा। क्यों होगा यूज़लेस? क्योंकि जो आपको अपॉइंटमेंट आएगा वो एम्बेसी से ही आएगा, और इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में वो अटैच होकर के आएगा। तो देन आप एक बार में ही सब प्रिंट निकाल सकते हैं, तो आपको बार बार जो है प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। उस समय ऐसा नहीं होता था, तो उस समय हम लोग जो है इस तरह से प्रिंट निकाल लिया करते थे, और जो हमें वीएफएस के थ्रू मिलता था अपॉइंटमेंट का इन्फॉर्मेशन, वो उसका हम अलग प्रिंट निकालते थे। जहाँ कहीं पे सिग्नेचर लिखा हुआ है आपको 4 बार चेक करने हैं, आपको सब जगह पे सिग्नेचर करनी है, आपको कोई भी लाइन ब्लैंक नहीं छोड़नी है उसमें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले का है, आज से 4 साल पहले इस तरह से आता था, लेकिन अब जो आ रहे हैं ये लास्ट पेज में अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगा तो उसका डिटेल आ जाएगा कि हाँ आपको इस डेट पे अपॉइंटमेंट मिला है। तो इसे समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपके ऊपर है, यदि आपको लगता है इंपॉर्टेंट इसको समझना तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को ना भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप खुद फिल नहीं करने वाले हैं तो। देन इसके बाद में हमारा जो थर्ड इट मीन्स 2.1 मैं इसको बोलूँगा कि इसका कलर फोटोग्राफी, मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।